Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How are you? I'm very well. अच्छा जी, बहुत सी खबरें आपको पता ही है। वज़ीर आज़म भी बड़ा एक अहम दौरा करने जा रहे हैं गवादर का। अभी आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे थे और शोहदा का दिन तो हर दिन ही लिटरली शोहदा का दिन है, लेकिन जब पर्टिकुलरली हमारे कौम की शान अज़मत निशान हैदर शोहदा की बात आती है तो फिर उनकी बरसी को तो सर्टनली सब याद ऑब्ज़र्व करते ही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कल हुई हैं, और वो है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, वो पास हो गया है और PTI के सर्टनली कुछ एतराज़ात आए हैं। हम इसलिए बताना चाहते हैं कि दिस इज़ सर्टनली अ माइलस्टोन बिकॉज इसकी बातें लिटरली 5 साल से हो रही थी। इसकी बातें 5 साल से भी हो रही थी। ये जो टर्म है आपने इलेक्शन तरमीमी बिल, इलेक्शन तरमीम एक्ट, ये मतलब इट्स बीन सो लॉन्ग। इफ यू वॉच्ड आवर शो यस्टरडे तो इस पे हमने एक तफसीली बात भी की थी और कुछ एतराज़ात क्या होंगे या फिर कुछ क्वेरीज थी जो उठ रही थी बहुत से एवेन्यूज़ में। वो हमने एक्चुअली फाफिन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे, उनसे हमने इस पे बात की थी। बट अब बिल पास हो चुका है, सो लेट्स सी व्हाट happens after this। लेकिन कल एक बड़ा ही जबरदस्त मार्का मारा है पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, ये बात हमें पहले करनी चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कोलंबो टेस्ट का कल तीसरा दिन रहा और पाकिस्तानी तीसरा दिन भी हमारे नाम रहा। हाँ, मतलब ये भी है। नामी लड़के ना बड़े जबरदस्त। सम ऑफ देम, यस आई एग्री, सम ऑफ देम। तो सबसे पहले हम वैसे बात करेंगे साउथ शकील की। ओके, पहले उनकी हम इसलिए बात कर लेंगे क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर साउथ शकील करियर के इब्तदाई 7 टेस्ट में 50+ स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। मतलब कि जिस मैच में ये जाते हैं ना, ये शुरू के साथ यही लग रहा होगा जी आज भी 50, कल भी 50 और बीच में 100 भी बने हैं बाय द वे। और अब मैं बता दूं हमारे हमनाम उसके साथ ही ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने भी श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी दाग दी है। मुबारक। 326 गेंदों पर 336 गेंदों पर 201 रन की इनिंग खेलकर आउट हुए। मतलब 201 पे लिटरली आउट, मतलब ये खड़े ही रहे होंगे ना उधर। तो मतलब यही खेलते रहे। अच्छा जी, इनकी इनिंग में 19 चौके 4 छक्के शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में डबल सेंचुरी करने वाले पहले गैर मुल्की ओपनर भी बन गए हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप जाएं और मतलब मैचेस जो हैं वो कि जीत जाएं या ड्रॉ हो जाए, मतलब ये सोच के जाएं और फिर उसके बाद आप की अचीवमेंट्स ही ना ख़त्म हो, मतलब आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जाएं, तो दैट इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल। पाकिस्तान की जानिब से रिकॉर्ड जो ढूंढ के लाता है ना, ये भी बड़ी जॉब है। मतलब ना रोज़ लगता है अब सब कुछ हो चुका है, फिर एक नई चीज़ आ जाती है। वो कोई ना कोई ढूंढ देगा कि तीसरे नंबर पर आने वाले पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने इतनी गेंदों पर इस ग्राउंड में, मतलब दे वुड कम अप विद, I'm not taking away the achievement, but you know, but you have to really be very keen to know। इंसान हैरान हो जाता है कि अच्छा इसको जोड़ से यहाँ से जोड़ के कनेक्शन बना के रिकॉर्ड बनाया गया। सच बात है, बिल्कुल आई विल एग्री विद अब्दुल्ला, बिकॉज हमें लगता है कि जी ये स्लॉट्स थे, इनके रिकॉर्ड अब बन चुके हैं, अब मजीद इसमें क्या होगा। लेकिन वो एक नई, लेकिन वो ले आएगा कोई रिकॉर्ड बनाने वाला कि शाम 4 बजे वाले सेंचुरी, 4 बजे सेंचुरी बनाने वाले। डोंट पुट इट डाउन, मतलब ये पहले पाकिस्तानी या पहले दुनिया के थे, बट ये अचीवमेंट्स है। और अब्दुल्ला बस वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड क्या खूबसूरत। वैसे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये श्रीलंका में जो हम कर रहे हैं तो ये तो बेचारे डर गए होंगे हमसे कि ये हो क्या रहा है, कि रोज जब हमारी टीम आती है ऑन द ग्राउंड तो इनको पता होता होगा कि भाई आज भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल दिन होगा। पाकिस्तान की डबल सेंचुरी हुमा बनाने वाले तीसरे कम उम्र तरीन बल्लेबाज का एजाज। अनदर वन। मुल्क से बाहर सेंचुरी स्कोर करने वाले 7वें बैटर बने। इन दोनों बैटर्स के बाद आगा सलमान की अब बात करते हैं। ओके, कर ले। ठीक है, आगा सलमान ने भी अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की है। सो आगा सलमान, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। और पहली टेस्ट सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ये बड़ी लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट करने वाले मोमेंट्स। इट्स अ बिग डील, वैसे इट्स अ बिग डील एंड फॉर देम इट इज़ अ वेरी बिग डील। कितना इंतज़ार होगा कि इस चांस का। तो आगा सलमान ने जी 132 रन्स बनाकर वो बाय द वे वो क्रीज पर मौजूद है अभी भी, सो ही स्टिल देयर और आप दिस कैन गो ऑन। इंशाल्लाह डबल सेंचुरी की तरफ जाएं और फिर हम एक नया रिकॉर्ड ढूंढ के लाएंगे कि आधी बोतल पानी पीकर डबल सेंचुरी बनाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। यू आर जस्ट पुटिंग इट डाउन। नहीं, आई एम नॉट पुटिंग इट डाउन, यू नो इट्स, वैसे ये तो हम मजाक कर ही लेते होते हैं, लेकिन हमें अपने नौजवानों से, अपने लड़कों से, अपने खिलाड़ियों से हम जितना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आपको पता ही है।
सबको पता है, we don't need to say that or prove that to anybody. So hats off to all of them. ये रिकॉर्ड बनाने वाले की मैं तारीफ कर रहा हूँ जरा। हाँ, हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है, लेकिन द मैच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑफ कोर्स अभी और भी रिकॉर्ड बनेंगे अब्दुल्ला, हम आपको और मौके देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इन द मीन टाइम, अच्छा ये तो स्टॉप, काले मोजे काली टोपी, हम ये आपको विल कीप यू अपडेटेड, और अब्दुल्ला ने तो छोड़ना नहीं, अब हमें पता चल गया, लेकिन देयर आर अदर थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। अच्छा जी, वही वाली, अच्छा कुछ हमने, हाँ अदर थिंग्स में ये है सबसे पहले अहम मुद्दा कि हुकूमत ने सख्त फैसले करके IMF से डील तो हासिल कर ली है, बिल्कुल, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में भाई आवाम का हो गया है क्या कबाड़ा। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और टैक्सेस के बोझ ने गरीब तो क्या अच्छे भले मुतवसत तबके की भी कमर तोड़ दी है। बिजली का तो हाल मत पूछें, अब पंखे का बटन भी 420 वोल्टेज के खतरे का साइन लगता है, और इसी तरह गैस भी महंगी से महंगी होती जा रही है। और ऐसी हालत में जब आवाम हुक्मरानों के शहाना प्रोटोकॉल्स देखें, उन्हें पता चले कि ECC ने वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है, जिस मुल्क में बिजली के 34 करोड़ यूनिट इशराफी और सरकारी अफसरान में मुफ्त बांटे जाते हैं। अंदाजा करें, ब्यूरोक्रेसी की हजारों गाड़ियों वाली अय्याशियाँ और वज़रा की फौज जफर मौज देखकर आम आदमी चीख पुकार न करे तो क्या करे। जहाँ PIA को पेट्रोल देने के लिए पैसे नहीं हैं, वहाँ पर इन अय्याशियों की या फिर इन नवाजिशात की तफसील सामने आती है तो फिर खून तो खौलता। अच्छा, कल एक तकरीब में बाय द वे वज़ीर आज़म ने एतराफ़ कर लिया कि अशराफिया मुल्क को पामाल कर रही है। पहले सुन ले, फिर हम अपना कमेंट देंगे। अगर इस कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा, और कशकोल ऐसे नहीं टूटेगा। वो जो शहनशाही अखराजात जो हैं, जो मुल्क के अंदर करप्शन है, जो मैंने जिसका अभी कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, इसका जब तक खात्मा नहीं होगा और पूरी कौम मिलकर आगे नहीं बढ़ेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, हारी का कोई कसूर नहीं है, मजदूर का कोई कसूर नहीं है, बेवा और यतीम और एक तालिब इल्म का कोई कसूर नहीं है, एक नर्स और डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का, बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का, और उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ताकतवर बनाया है, ये सब उनका कसूर है। अच्छा जी, अब हम आपको, ये तो आपने सुन ही लिया होगा, वज़ीर आज़म साहब को एहसास तो हो गया है, लेकिन क्या फ़ायदा, आवाम का खून जो है वो इसी तरह चूसा जा रहा है। बिकॉज एहसास होना एक चीज़ होती है, कोई टेंजिबल चेंज लाना इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, जो कि अब्दुल्ला आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। ये That's the problem. उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। वज़ीर आज़म साहब, आपने सख्त फैसले करके मुल्क को तो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, लेकिन इस चक्कर में गरीब मुतवसत तबके का भी लिटरली दिवालिया हो चुका है, और इसके लिए अभी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ करें, पता प्रॉब्लम क्या है, वोट मांगने लिटरली आप लोग किस मुंह से जाएंगे। अवाम अब डिफ़ॉल्ट से एक लाइन, और उसके बाद हम अवाम की बात पे चले जाते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये वो अवाम जिस हालात में है ना इस वक्त, वो ये सोच रहे हैं भाई डिफ़ॉल्ट हमारा तो अपना पर्सनल तो डिफ़ॉल्ट हो ही गया, तो हमें क्या लेना देना। ऑल्दो ऑब्वियसली दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन इस वक्त आवाम को तो यही फील हो रहा होगा ना कि जी बहुत अच्छी बात है कि डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, बट व्हाट अबाउट अस। मुल्क के तूलो अर्ज़ में आवाम इस वक्त किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, ये बात आप हम कहीं आपको दुकान पे मिल जाए, कहीं बाज़ार में मिल जाए, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें लिटरली लोग रोक रोक कर बताते हैं, लेकिन आज उनमें से कुछ तासुरात हम स्क्रीन के तवस्सुत से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जो वज़रा है वो सब कुछ अपना अयाशिया भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हमें वोट के दिन सिर्फ नज़र आते हैं, बाकी दिनों में कोई भी नज़र नहीं आता। आजकल जो बिजली के रेट ऊपर जा रहे हैं और इनकम जो है लोगों की कम हो रही है, और ये वज़रा जो हैं अपने उसी तरह टशन में फिर रहे हैं, उसी तरह मतलब इनकी अपनी अयाशियाँ चल रही हैं, लेकिन एक गरीब बंदा है वो पिसता जा रहा है इस महंगाई में। ना तनख्वाहें बढ़ रही है, ना दाल चीनी आटे की कीमतें कम हो रही है। इस अगर दूसरी जगह आप देखें वज़रा की इख्तियारात प्रोटोकॉल दे के उसको कितना पेट्रोल मिल रहा है, फ्री यूनिट मिल रहा है। मुख्तलिफ मद के अंदर आए रोज़ जो है वो टैक्सेस की सूरत में आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है।
और दूसरी तरफ जो अशराफिया हैं मुल्क की, उनके मरात में इजाफा किया जा रहा है, उनको फ्यूल फ्री दिया जा रहा है। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अयाशियों पर लगे हुए हैं, लूट मार लगी हुई है, ब्यूरोक्रेसी को मरात पर मरात दी जा रही है और आवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो खुद भी कुर्बानी दें। ये अपने जो मुफ्त के बिजली, पेट्रोल, ये चीज़ें ये ख़त्म करें। बड़े बड़े महलों में रहते हैं भाई, आवाम कहाँ तक कुर्बानी देगी? बिजली आए रोज़ महंगी, गैस आए रोज़ महंगी। खुदा के लिए कुछ सोचे आवाम का, वरना ये भूख के मारे हुए आवाम जब निकलेंगे तो ना सियासतदान होंगे, ना हुक्मरान होंगे, ना अपोजिशन वाले सियासतदान होंगे। खुद याशियाँ कर रहे हैं, कभी कहाँ प्रोटोकॉल के साथ 20-20, 25-25 गाड़ियों के साथ जा रही हैं और हम लोग जो ना गरीबों जो ना पिसता जा रहा है। हाँ, तो उसके बिल भी हम ही भर रहे हैं ना, वो सारे टैक्स जब भी तो हमारे से पूरे ले रहे हैं टैक्स। जितना यानी अपना खाना पीना हम लोगों के उसमें लगा दिया गले गरीबों के, खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं, गरीबों को फंसा दिया है, समझे। और गरीब करे तो क्या करे? हुकूमत खुद अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, गरीब आवाम पे सारा बोझ डाल रहे हैं। बिजली बढ़ा रहे, गैस बढ़ा रहे, पेट्रोल का कीमत बढ़ा दिया, तनख्वाहें तो बढ़ता नहीं है किसी का। सब के सब इक़्तिदार के मज़े लूट रहे, लेकिन आवाम का किसी को वो नहीं है गम कि यार आवाम क्या कर रही है, ताजर क्या कर रही है। आप बिलों को देख के खुदा की कसम हमें रोना आता इस हुकूमत पे, इस वापडा पे, इस केसिको पे, सुई सुदरंग गैस पे। दुआई कर सकते हैं, बाकी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना हमें कोई उम्मीद नज़र आ रही है अपने अवामी नुमाइंदों से। अगर महंगाई कम करनी है, अगर मुल्क को बचाना है, जो इनके वुज़रा है, एक तो इनकी तादाद कम करें, दूसरे जो इनको सरकारी पेट्रोल देते हैं और भी सहूलियात देते हैं, ये कम करें, ये इनको ख़त्म करें ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ आ सके। हुकूमत को चाहिए कि ये वज़ीरों को कहें कि उनकी अब वो अपनी पॉकेट मनी से जो है वो अपने अखराजात काम करें। अगर उन्होंने वाकई मीशत को बेहतर करना है, वज़ीरों के प्रोटोकॉल पे बहुत पैसा खर्च होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि वज़ीरों की तादाद भी कम करे और उनके प्रोटोकॉल में भी कमी लाए ताकि मीशत पे कुछ असर पड़े। इतनी महंगाई घर में 2 टाइम की बंदा रोटी नहीं खा सकता। इनकी शाह खर्चियाँ हैं, ये नहीं कम हो सकती। इन्होंने आए दिन कोई अपना MNA को दे रहे हैं ग्रांटें, कहाँ से ग्रांटें दे रहे हैं? हुकूमत अपने अखराजात कम कर सकती है अगर हुकूमत एक लॉयल्टी के साथ चले। मजदूर तबका है, खास करके गरीब मर रहा है, पिस रहा है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे भुखे मरते हैं, ना कोई आटा पूरा करिए तो घ्यो नहीं लभदा, घ्यो पूरा करिए तो पेट्रोल नहीं लभदा। रो रहे हैं, पिट रहे हैं इनकी जानों को। इनके बच्चे देखो, हमारे बच्चे देखो, स्कूल नहीं पढ़ रहे, फीस कहाँ से ले, फीस किधर जाएं? सर जी, गरीब बंदे का तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं अकेला बंदा घर में कमाने वाला हूँ, 3 बच्चे हैं, घर में बीवी बीमार है, किराए का मकान है। हम जैसा बंदा 10 किलो का आटे का तोड़ा नहीं लेके जा सकता। गरीब को तबाह बर्बाद कर दिया। बिजली के टैक्स रोज़ बढ़ रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। कहते हैं कि IMF की मजबूरी है। और जो EC और DC को जो गाड़ियाँ सुबह पंजाब में उन्होंने सैकड़ों के तादाद में अरबों की पैसों से खरीद के गाड़ियाँ दी है, वो उनकी मजबूरी नहीं है। आवाम तो भाईजान मरने वाली है, वो उनके लिए तो सहूलत हो रही है ना, किसी और के लिए हो या ना हो। उनकी याशियाँ तो दरादर चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अब देख लें जो हमारे हालात उन्होंने किया, कारोबारी लोग हम रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंतहाई दुख होता है ये देखकर जब इस मुल्क के अंदर बिजली महंगी होती है, आम आदमी के ऊपर बिजली बम गिराया जाता है, आम आदमी के ऊपर टैक्सेस के बम गिराए जाते हैं, मगर वुज़रा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उनकी मराहत बढ़ती चली जा रही है। समझ में नहीं आता कि वो दिन कब आएगा जब एक आम आदमी जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। गरीब वहाँ पे टैक्स लग रहे हैं, इनकी सैलरीज में परसेंटेज के हिसाब से इजाफा हो रहा है, इनके यूनिट्स फ्री हैं, इनका पेट्रोल फ्री है, इनका सरकारी जो इनके अखराजात है, एक्सपेंडिचर वो फ्री हैं, DA फ्री है इनके। खुदारा होश के नाखून ले। अच्छा, एक इसमें इसी गुफ्तगू में एक चाचा जी थे जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि बेटा ऐ नहीं काम होना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चाचा जी थे जिन्होंने ये कहा था कि वो वाली बात जो हम भी करते रहते हैं हमेशा कि हमसे कुर्बानी तो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि हम दे रहे हैं, वी डोंट हैव अ चॉइस, कि खुद भी तो कुर्बानी दो, तो शो अस समथिंग दैट यू आर आल्सो डूइंग। यू नो, हम ये नहीं कहते कि कोई पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल की हम बात नहीं करते, किसी एक पोस्ट की बात नहीं करते। द होल सिस्टम इज डिजाइंड लाइक दैट। मतलब लिटरली अफसरशाही की बात कर लें आप, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर टिल डेट, और या फिर आप ये सियासी ओहदेदारान की बात कर लें आप, द होल सिस्टम इज फ्लॉड। And can we just say, अभी जो हमने आपको दिखाया है ना, this was not from one particular place, कोई एक शहर हो, कोई एक तबका हो, ये this is from all across the country।
ये जो लोग आपको नज़र आ रहे थे, ये हर जगह हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अपने रिपोर्टर्स को भेजा ताकि हमें एक वो सेंस आए कि पूरे मुल्क में क्या फीलिंग हो रही है। दिस इज अच्छा, वैसे मुझे बात बताएं, हम अपने बिल्कुल हमसाए में देखें, दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में से एक जमहूरियत है भारत, मतलब उनके ओहदेदारान वज़ीर आज़म या सदर किन गाड़ियों में घूम रहे होते हैं? उनकी अपनी इंडिजिनस मेड इन इंडिया गाड़ी है जो जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक अगर हमारे वज़रा और हमारे वज़ीर आज़म और हमारे सदर और हमारे जज साहिबान और हमारे ओहदेदारान और अफसरान मतलब ये इम्पोर्टेड, पर्टिकुलरली इम्पोर्टेड गाड़ियों की ना इस्तेमाल करें? एंड द बिगेस्ट, द बेस्टेस्ट, मतलब एक ऑलमोस्ट लगता है कि वो एक लीग ही और है जिसमें एक मुकाबला अपना चल रहा है। रुक जाएं, बस कर दें। और मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई और गाड़ी बुलेट प्रूफ हो सकती है, जरा स्पीड का इशू है, पावर का इशू है, तो यहाँ लेकिन यही लोग जो कंप्लेन कर रहे थे ना, एनीथिंग व्हिच इज यू नो व्हिच इज रिलेटेबल टू द नॉट कॉमन मैन। अब्दुल्ला, यही लोग जो कंप्लेन भी कर रहे थे ना, द वोटिंग राइट इज़ इन योर हैंड, मतलब ये वोट किसको देना है, किसको नहीं देना, किसकी बात आपको अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, सिंपलिसिटी पे जाना है तो देखिए इनमें से सिंपल कौन है, सारी एक जैसे हैं तो किसको चूज करेंगे। इस मुल्क में एक उम्मीद की किरण भी लोगों के दिलों में पैदा हुई थी, मगर जिन्होंने साइकिल पे जाना था वो तो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर पे आते थे। बिल्कुल, ठीक है, तो बंदा क्या बात करे फिर, मतलब there is nothing that people look forward to in future. ये खातून थी ना इसमें जो वो ये बात कर रही थी कि कभी हम मतलब तेल ले लें तो आटे के पैसे नहीं होते, आटे ले लें तो पेट्रोल के पैसे नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जिक्सॉ, ये बैलेंस जो है, ये इसमें आवाम कब से फंसी हुई है और लगता है कि काफ़ी अरसे तक फंसी रहेगी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। देयर इज़ अ क्लियर डिवाइड हमारे हुक्मरानों में और हमें, सो दैट नीड्स टू एंड। आसान कर्जे भी मिल रहे हैं सोलर पैनल्स पे, सोलर सिस्टम्स की कुछ कीमतें भी कम हुई हैं, तो पैसा चाहिए। इन्वेस्ट इन दैट, एक एक पैनल करके आप लगाएं, एक पंखा एक लाइट से शुरू करें, लेकिन आने वाले दिनों में हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम लिटरली, आप देख ही लें कि क्या हाल है बिजली के बिलों का, इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। वैसे तो अब ऑलरेडी बहुत, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन क्या हम पन बिजली के मंसूबों का इंतजार करेंगे? यस, ठीक है, वो करें, सब मिलके करते हैं, लेकिन वो उम्मीद वाली बात की थी ना। एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यू प्रोसेस और पता नहीं कितना अरसा लगे, कितने साल लगे, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। अच्छा चलें, लेट्स मूव ऑन थोड़ी देर के लिए वापस, तो आपको पता है इसी टॉपिक पे ही हम आ ही जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब जाने वाले आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानियों और दीगर 12 मुल्कों के बाशिंदों के लिए अच्छी खबर ये है कि पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर की अब ज़रूरत नहीं रही और पाकिस्तान में 24 जुलाई से, जो कि गुजर गया है, QR कोड के साथ ई वीज़ा जारी होने का अमल जो है वो शुरू हो गया है। मुबारक हो, इफ यू आर इंटेंडिंग टू गो। पहले मरहले में क्या होगा, मुलाजमत जिनके वहाँ है, अकामा जिनके पास है, विजिट और मुलाजमत के वीज़े ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। लेबनान, नेपाल, श्रीलंका, 12 मुल्क हैं, हाँ, तुर्किया, बाकी पाकिस्तान के अलावा यमन है, सूडान है, युगांडा है, केनिया है, मोरक्को है, थाईलैंड है, वियतनाम में सऊदी सफारत खाने और कौंसलेट पासपोर्ट पर स्टिकर्स नहीं लगाएंगे। अब साथ ही QR कोड के साथ ई वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं आपने बताया कि दिस ऑल्सो मीन्स कि यू डोंट नीड टू गो टू द काउंसलेट्स और एम्बेसीज आइदर। ई वीज़ा का तो मतलब ही ये है ना कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है। वैसे आप अगर टूरिज्म या उम्रा वीज़ा लगवाने जाते हैं तो यू डोंट हैव टू गो। अब मुझे लिटरली टू बी ऑनेस्ट, मुझे अकामा वालों का प्रोसेस नहीं पता कि उनको इन पर्सन जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता, लेकिन यहाँ तो यही है कि अगर आपको स्टिकर नहीं लगाना तो बस आपको QR कोड एक दे दिया जाएगा। यू डोंट हैव टू ईदर गो और सेंड योर पासपोर्ट फॉर अ स्टिकर फिजिकल स्टिकर, डिटेल हम मजीद फिजिकल स्टिकर। अच्छी बात तो ये QR कोड ऑनलाइन आ जाएगा एंड दैट इज इट। हाँ, तो फिजिकल आई मीन द होल आइडिया ई वीज़ा क्या होता है? यही वो होता ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, कि आपको जाना नहीं है, वो आपको वैसे ही मिल जाएगा, मतलब वो पेपर पे आता है, आपको नहीं जाना पड़ता था। बट हाँ, यू वुड हैव टू सेंड योर पासपोर्ट्स, आपको पासपोर्ट भेजने पड़ते थे। जिस तरह तुर्की का वीज़ा ऑनलाइन निकल आता है ना, हाँ, उसके लिए तो आपको तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं करना होता। अब यही होगा कि बस एक ऑनलाइन पर्चा निकल आया करेगा, पासपोर्ट आपका आपके घर पे ही पड़ा रहेगा। सो दिस इज इट, हाउ इट इज गोइंग। एक और बात है जो हम आए रोज़ इस पर बात करते रहते हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हमें आए दिन हुए वाक़यात में नज़र आती है, जिसमें ख़वातीन को कभी ज़्यादती, कभी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। और इस पर मज़ीद जुल्म यह है कि ऐसी घटिया हरकतें करने वाले पुलिस की पहुंच से दूर हैं। गुज़श्ता दिनों एफ्टाइन पार्क में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम अब तक नहीं पकड़ा गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून पर जिनसी हमला करने वाला भी
अब तक आज़ाद घूम रहा है। अब कल लाहौर टाउनशिप में पीली शर्ट पहने मोटरसाइकिल सवार की खातून को हिरासा करने की फुटेज भी सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार खातून का पीछा करता रहा। जब खातून ने भागकर एक दरवाजे की तरफ पना ली तो मुलजिम भाग गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ये आए रोज़ का मामला है। मुझे लगता है कि अब CCTV में सामने आ जाता है, अदरवाइज दिस हैज़ बीन गोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये क्या कह सकते हैं हम इस पर, क्योंकि लिटरली वी हैव एग्जॉस्टेड आवरसेल्व्स इसके बारे में बात कर करके। और बाय द वे ये टाउनशिप वाली आपने बात की है, 2-4 और भी वीडियोस कुछ ट्विटर पे तो आपको पता है कि नज़र आई जाती हैं, बहुत सी वीडियोस तो कुछ और भी सामने आ रहे हैं। लेकिन व्हाई इज़ इट कि ये पकड़े नहीं जाते? हाउ डिफ़िकल्ट कैन इट बी? वैसे तो जब हमने किसी को ढूंढना होता है तो मतलब कि खैर आई डोंट वांट टू से इट कि कहाँ से ढूंढ के हम ले आते हैं लोगों को, बट व्हाई नॉट दीज हरासर्स? तो इस्लामाबाद और कराची की पुलिस तो फुटेजेस के बावजूद अपनी कोशिशों में ऑब्वियसली अब तक नाकाम है, विच इज़ रियली अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमारी माओं, बहनों और बेटियों का मामला है और पंजाब पुलिस के लिए वाक़या इम्तिहान से कम नहीं है। ढूंढो भाई इसको। I'm speechless. I don't know what to say. लेकिन उम्मे फरवा से पता करते हैं कि इस वाक़े से मुताल्लिक मज़ीद उनसे बात करते हैं। फरवा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा क्या अब तक तफसील हासिल कर सकी है पुलिस इस वाक़े को लेकर? क्या इसमें भी वही नैरेटिव है कि शिकायत कुनंदा सामने नहीं आएगा जब तक कार्रवाई नहीं हो सकती, या शिकायत कुनंदा ने शिकायत दर्ज कराई है? और कब का वाक़या है ये? जी बिल्कुल, ये वाक़े की फुटेज तो सामने आ गई और हुमा अब्दुल्ला आप दोनों ने ही ये बात कर दी कि ये पहली दफ़ा वाक़या नहीं पेश आया और ये इसकी चूँकि CCTV फुटेज सामने आ गई तो इस वजह से इसको सामने लेकर आ गए हैं। अभी तो देखिए बात यह है कि ख़वातीन को जब भी हरासा किया जाता है, और ये ज़रूरी नहीं कि गली में, ये मोहल्ले में, आप देखिए शॉपिंग मॉल में, ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं पर बस स्टॉप पर भी अगर खड़ी हैं तो तब भी गुजरने वाले ने उसको हरासा करना ही होता है। अमूमन यही चीज़ें देखने में आती हैं, लेकिन ख़वातीन जो है रिपोर्ट नहीं करती हैं। अब चूँकि इसकी CCTV फुटेज सामने आ गई है तो वही वाली बात है कि जाहिर है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया वो रिपोर्ट करेगी तो फिर ही इस पर कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन चूँकि CCTV फुटेज आई है और जिस तरह से एक मोटरसाइकिल सवार आता है और ख़ातून गुजर रही हैं और वो उस खातून को पहले तो देखता रहता है, ताक़ुब करता रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हरासा करता है तो वो घबरा के डर कर एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो वहाँ चली जाती है। तो पुलिस की तरफ से अभी तक तो ना तो कोई FIR है। FIR तो उस सूरत में दर्ज होगी ना जब खुद खातून आके शिकायत कर देंगे मेरे साथ हुआ है। तो कोई भी खातून जो है वो इतनी हिम्मत नहीं करती कि वो थाने में जाके, और थाने के जो रवैये हैं वहाँ पर लोगों के बैठे हुए और जिस तरीके से वो बात और गुफ्तगू करते हैं और वो आगे से जिस तरह का उनका रवैया होता है, कोई भी खातून जो है वहाँ जाकर इस तरह से बात कभी भी नहीं करेगी। और यही वजह है कि इस पर शायद अपने तौर पर, क्योंकि हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं कि ख़वातीन के लिए माशरा महफूज नहीं है, तो शायद इस वजह से आके कोई पुलिस एहलकार जो है इस पर कोई एक्शन ले ले या मुतलका थाने के लोग इस पर एक्शन ले लें। मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से कराची और इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया और उसकी तस्वीर भी बहुत मोहल्ला आइडेंटिफाई हुआ है। मोहल्ला तो हुई, जब CCTV फुटेज आ गई है तो मोहल्ला भी आइडेंटिफाई हो गया होगा। मोहल्ला आइडेंटिफाइड है तो अहले मोहल्ला की तरफ से कुछ मदद मिल सकी है, या पुलिस ने अभी तक सिरे से इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं शुरू की क्योंकि जाहिर है किसी ने शिकायत तो कराई नहीं है, तो क्या कार्रवाई? अच्छा लेकिन ये आई एम सॉरी उम्मे फरवा और अब्दुल्ला, ये मैं इसको देख रही हूँ, ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड सा लग रहा है। मास्क पहन लो, हाँ, मास्क, शक्ल नजर ना आए, हरकतें बिल्कुल वही हैं जो यहाँ कराची वाले इंसिडेंट में भी हो रही थी। दैट्स व्हाट वी आर नोटिसिंग हियर एज वेल। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि एक दूसरे को देख के एम्बोल्डन होते जा रहे हैं, बिल्कुल शय पकड़ते जा रहे हैं कि भाई उसकी पकड़ नहीं हुई तो मेरी कहाँ होगी। तो इस किस्म की भी एक हुमा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक ट्रेंड भी आप इसको कह सकते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर जब पुलिस पकड़ती ही नहीं है, किसी के खिलाफ एक्शन ही नहीं होता, तो ये एक फ़न बना दिया गया है कि ठीक है आए जी कोई भी लड़की गुजर रही है उसको हरासा करेंगे। ना तो लड़की ने इतनी जुर्रत करनी है, ना इतनी हिम्मत पकड़नी है कि वो थाने में जाएगी और कहेगी कि आज मेरे साथ ये वाक़या हुआ, और ना ही थाने में जो लोग बैठे हुए उनके रवैये तब्दील होंगे। जब उन्होंने कोई, अब ये CCTV फुटेज आई है, अभी तक किसी थाने ने उठ के ये नहीं कहा कि हम इस लड़के को पकड़ेंगे, आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे। हाँ
हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफाइल केस होता तो फिर आप भी कह सकते थे कि हाँ भाई पुलिस एक्शन में आ गई है और उसने काम कर लिया। चूंकि एक खातून है, उसको हरासा किया गया है। ठीक है, खवातीन का तो काम ही यही है कि वो हरासा होती रहें, क्योंकि उन्होंने बाहर निकला है, उन्होंने काम करना है, स्टडी के लिए जाना है, तो किसी ने उनको प्रोटेक्शन तो देनी नहीं है। और पुलिस जो थाने में बैठे हुए उन्होंने अपने रवैये फरवा यहाँ जो आपने बात की है ना, और मैं एड्रेस करूंगी जो खवातीन लड़कियाँ खासतौर पर अगर इस वक्त हमें देख रही हैं, इसी चीज़ को तो हमने चेंज करना है, इसी चीज़ को काउंटर करना है। अगर आप लोगों का काम ऐसा है, आप स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, आपको गलियों में से गुजरना ही है टू गेट टू योर बस स्टॉप या वैन या वेर एवर यू आर गोइंग, तो कोई अपना एक प्लान बना ले। क्या आपने आई एम सॉरी टू से लेकिन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करना है अब तो कि ऐसी चीज़ हो सकती है, तो आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? और तैयारी का मतलब है आई डोंट नो, तैयारी का मतलब हो सकता है कि अपने साथ कुछ प्रोटेक्टिव वेपन रखें, अपनी सेल्फ डिफेंस की तो सर्टनली सबको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब इस तरह के वाक़यात जब हो जाते हैं तो ख़वातीन के घर वालों को उनका साथ देना चाहिए। उनके घर वाले अगर साथ देंगे, इनकरेज करेंगे कि भाई हाँ आप शिकायत दर्ज कराओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना वाकई बहुत मुश्किल है। सो कंक्लूजन ये है उम्मे फरवा कि पुलिस ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया इस पर। हाँ, ये ख़तरनाक बात है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया, ना ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमने उसका स्केच बनवा लिया है सीसीटीवी फुटेज से और उसके बाद हमने उस इलाके में या इर्द गिर्द में देखना शुरू कर दिया है। तो अभी तक इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है अमली तौर पे नज़र नहीं आ रही है। ज़बानी कलामी तो होगा कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अमलन अगर हम देखें तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और कोई भी खातून अगर घर से बाहर निकलती है, वो कोई ये जहन बना के तो कतई तौर पर नहीं निकलती कि मैं बाहर जाऊँगी तो मेरा कोई ताक़ुब कर लेगा। इस तरह से तो ख़वातीन घर से बाहर निकलना ही छोड़ देंगी अगर वो ज़हनी तौर पर इसी ज़हनी टेंशन में आ जाएंगे कि मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा इशू है। घर वाले अगर सपोर्ट भी करते हैं, हिम्मत भी बताते हैं। आप देखिए कि पहले ख़वातीन बिल्कुल भी जिस तरह से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो ख़वातीन ने हर शोबे में काम करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़े हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमें ये बात करनी पड़ती है और करनी है हमें, बिकॉज वी वांट यू टू नो कि क्या हो रहा है। दूसरा ये, आई बीइंग अ वुमन, मैं लिटरली अपने आप को इस वक्त इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मेरा काम हो कि मुझे रोज़ गलियों से निकलना ही है और जाना ही है, जो कि हम लोग टू बी ऑनेस्ट रोज़ आते ही हैं, आई नीड अ वेपन, आई नीड समथिंग, क्योंकि इतना ही अब कॉमन हो चुका है। और फिर ये मास्क लगा के आ जाते हैं, पकड़े तो ये जाते नहीं है, लेकिन जो भी इन्होंने करना होता है करके चले जाते हैं। व्हाट शुड आई कीप अ बेसबॉल बैट विद मी, या मैं कोई पेपर स्प्रे रखूं या आंखों पे स्प्रे करने के लिए? टू बी ऑनेस्ट, स्प्रे मैंने वैसे हमेशा रखा होता है, खवातीन अपने पास रखती हैं, लेकिन वी नीड समथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता है इन हालात में इंसान फ्रीज हो जाता है। यस, हैविंग सेड दैट, हमें ये इसीलिए तो ये कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हम फ्रीज हो जाएंगे, तो हमें ज़रा थोड़ा सा अनफ्रीज होना पड़ेगा। अच्छा, और तो कोई कर नहीं रहा कुछ। बच्चियों की पर्टिकुलरली इस सिलसिले में काउंसलिंग होना, ये जो 8 लड़कों की काउंसलिंग करो भाई, 7th की बच्चियां हैं, आजन उनको हिम्मत दिलाना कि इस तरह का वाक़या हो तो आपने किस तरह से टैकल करना है, डरना नहीं है। और लड़कों की तरबियत, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड। लड़कों की तरबियत से ही स्टार्ट करनी चाहिए बात, क्योंकि ये किन घरों से आते हैं। ये मेरा सवाल ये है कि तुम जब अपनी माँ को और खुदाफिज करके घर से निकलते हो और हरकत ये करनी होती है, हु आर यू? तुम लोगों ने अपने घर में क्या होते हुए देखा है जो तुम लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, आओ ये करें? ये सवाल अब्दुल्ला, एज अ गाय, डोंट यू थिंक ये सवाल उठता होगा कि ये घरों में क्या चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या तरबियत हो रही है? ये चीज़ें देखना अभी इसमें एक बहुत बड़ा आंसर है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो द कंटेंट दैट these young people are watching is not appropriate, and that is certainly polluting बड़ा क्लीशे वर्ड हो जाएगा, that is affecting their mental stability। और ये इसके बाद जब घर जाओगे और पता है कि टीवी पे अब ये नशर होगी, खैर तुम लोग की होपफुली माओ को तो पता चल ही जाएगा कि ये तुम ही थे, लेकिन उसके बाद क्या घर में जब अब्बू पूछते होंगे क्या हाउ वाज योर डे, तो क्या बताओगे, क्या करके आ रहे हो? कुछ शर्म। वी शुड टोटली, अब कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, हम तो वैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक इट वायरल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बेशक शक्ल नजर आए या ना आए, लेकिन तुम लोगों के जानने वालों को पता है कि ये शक्ल नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन ये शर्ट तो आपके यू नो हु दैट पर्सन इज, बहनों को, भाई को, अब्बू जी को, सबको पता होगी ना कि आपकी ये कमीज है, ये कपड़े आपके हैं, ये आपकी मोटरसाइकिल है। So just be a little cautious, just be cautious, mind your ways, for heaven's sake, for God's sake, कि किस किस्म हम किस राह पर चल निकले हैं। शायद हम चल पड़े थे और हम बात नहीं करते थे, लगता तो अब यही है।
बड़े पहले से चल रहा है मामला, लेकिन अब इस पे बात हो रही है, इसकी फुटेजेस सामने आ रही हैं और हम उम्मीद ये करते हैं कि पुलिस इस पर अब कार्रवाई भी करे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कमिंग बैक टू क्रिकेट, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात करेंगे हम। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैटर है सऊद शकील, हमारे चहीते, लंबी छलांग इन्होंने लगाई है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। लगातार शानदार कारकर्दगी की बदौलत सऊद शकील 27वें से एक्चुअली 15th पर आ गए हैं और दौरा श्रीलंका में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम खास कारकर्दगी ऑल्दो नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से टेस्ट रैंकिंग में वो 5वें नंबर पर आ गए। चलो वो एक कभी कभार होता है ना कि गिविंग वे टू द यंगर वंस, तो बाकियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बता दें हम कि किंग ऑफ ड्राइव कहलाने वाले हमारे अपने बाबर आजम भी वाहिद बैटर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में एटलीस्ट टॉप 5 बैटर्स में शामिल हैं, बी इट T20, बी इट वनडे और टेस्ट। सो T20 में तो आपको पता ही है तीसरे नंबर पर हैं, टेस्ट रैंकिंग में 5वें पर मौजूद हैं और वनडे में हैं किस नंबर पर? पहले नंबर पर। ओके, दैट वाज गुड न्यूज़ एंड थैंक यू, क्योंकि बड़ा एक मूड जो था वो ऑफ हो गया था और अभी भी है वैसे तो ये तो आपको याद ही होगा कि मंगल को हुआ क्या था और इस पर हमने बात भी की थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की ख़वातीन सेनेटर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें की थी जो कि तासुब पर मबनी और तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स जो थे वो पास किए थे। उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। ये लफ्ज़ जो है ना ये एक्सपंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि ख्वाजा आसिफ जो कि अब अपने आप को ट्रूली एक्सपोज कर चुके हैं, ये इनका डिफ़ॉल्ट है, ये इस पर वापस चले जाते हैं, क्योंकि 2016 में भी आपको याद होगा उन्होंने ऐसी ही बातें की थी। पता है क्या, इन लोगों को एहसास ही नहीं है कि दुनिया अब कितनी सेंसिटिव हो गई है इन मामलात को लेकर, एंड दे डोंट रियली थिंक बिफोर स्पीकिंग and probably they have not been held accountable before, so they don't really care anymore. ये a lot of them actually, सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं है, बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं जो ख़वातीन इतना सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए कि दे कैन जस्ट से एनीथिंग। उसके बाद ये चीज़ें जो है ना इनको आप अपनी दिमाग से अनसुनी नहीं कर सकते, ये हो चुका होता है। पता है क्या, एक तो ये मैं ऐसे टॉक शोज़ नहीं कहता, मैं ऐसे टॉक्सिक टॉक शोज़ कहता हूँ, बीट एनीथिंग। और शुक्र है कि बहुत सारे लोग जो इन मनाज़र में आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे थे अब उस तरह से टीवी पर नहीं नज़र आते। सो आपको माशरे में कुछ अमन और कुछ ठहराव महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन ये सब चीज़ें याद आई हैं ना तो एकदम से आग सी लग गई है कि कितने आराम से ये चीज़ें कह जाते हैं, थिंकिंग के इट्स ओके। और अच्छा अफसोस की बात ये है कि इनके साथ बहुत से लोग जो हैं आवाम का एक चंक अग्री करता है, तो ये तो और मतलब हम किस हवा दे रहे हैं, लिटरली हम इंतशार का शिकार भी थे चंद महीने पहले तक देख लें, और ये सारे चेहरे आप देखें, मतलब खैर। पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनसे बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी तो बड़ा स्टैंड लेती है, चाहे वो नबील कबूल साहब की बात हो, आपको पता ही है पहले भी, और वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी टू स्पीक अप ऑन दीज इशूज़। पलवशा साहिबा, पहले तो बिल्कुल सीधी बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ख़वातीन से मुताल्लिक जो बात की, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का उस पर? देखिए, बात जो है ये इंतहाई अफसोसनाक थी। किसी भी खातून को जहाँ तक उसके किरदार पर है सर्टिफिकेट देना किसी का हक नहीं, इसी तरह किसी मर्द के किरदार पर भी बात करने का किसी दूसरे का हक नहीं है। बात जो है वो सियासत तक जो है वो रहनी चाहिए, और उससे आगे जब आप किसी खातून को खातून होने की बिना पर टारगेट करें, मैं समझती हूँ उसको मैं कंडेम करूँ। ख्वाजा आसिफ साहब एक काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी घर की बहुत सी ख़वातीन बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, नेशनल असेंबली में हैं। मैं ये भी समझती हूँ और इस बात का भी एहसास है कि एक बड़ा बुरा कल्चर है PTI के अंदर कि जब कोई बात कर रहा हो तो वो उस बात में
जो है वो अगले को तानाजनी शुरू कर देते हैं, अपनी सीट से उठ के डिस्टर्ब करते हैं और आवाज़ें कसते हैं। तो फिर भी मैं समझती हूँ कि ये बात ना होती तो बेहतर था, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ख़वातीन के मामले में इन इश्यूज़ पर बहुत जेंडर सेंसिटिव है। तो ये अफसोसनाक ट्रेंड जो है इसका खात्मा हो जाए सियासत से तो बेहतर है। अब पीटीआई से तो क्या ही शिकवा करना, मतलब वो तो उनका तो तमीज़ और तहजीब से कभी भी कोई ताल्लुक वास्ता रहा नहीं ना। सो मतलब ये भी जाहिर है कि लेकिन परवेज़ साहिबा आपका ये कहना कि ये बात ना होती तो अच्छा था, बात तो हो गई और ये बात बार बार होती है, तो ये मौक़िफ़ जो है बराह रास्त हुकूमती जमातों की ख़वातीन लीडर से इसलिए हासिल करना पड़ रहा है कि ख्वाजा साहब के इस बयान पर मरियम नवाज़ को ले लें या शहरी रहमान साहिबा जो बिल्कुल उनके पीछे ही बैठी हुई थी, किसी और ने खुद से बात तक नहीं की। They did not protest, they did not say anything। तो ठीक है कि वो सीनियर हैं, वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, लेकिन ऐसी भी क्या सियासी मसलियात के गलत को गलत ना कहना। कोई धीमा सा प्रोटेस्ट तो कर थोड़ा सा तो कह दें कुछ हल्की आंच पे। देखिए, मैं समझती हूँ सियासी मसलियत नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी में इसका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमारी अपनी लीडर खातून थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अपने दौर में बहुत कुछ सहती रही इन्हीं मामलात पर, और हम इस सब चीज़ों को जो है देख कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों के ही शोज़ पर बहुत बहुत बहसें होती रही हैं, लेकिन उन बहसों में कभी भी जो है किसी हमारी पार्टी में कोई ज़ातियात पर आना और इस किस्म के किरदार पे बातचीत आपने कम ही देखी होगी कि हुई हो। लेकिन ये एक जो इंस्टिगेशन का और इश्तियाल दिलाने का कल्चर है, अगले पे तानाजनी, आपको याद होगा कि बाहर जो चला जाए उससे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों से ट्रोलिंग करवाना, लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी ख़वातीन सियासतदानों को हरास करना, ये सब चीज़ें भी उधर ही से निकली हैं। और फिर जाहिर है एक एक्शन है और फिर दूसरा रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि गलत है। किसी को किसी एक दूसरे शख्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक उनका ये था कि दिफा हम अपनी जो ख़वातीन है पाकिस्तान की, उनका इस मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार है। चाहे फातिमा जिन्ना हो, चाहे मोहतरमा हो, आज तक हमारी तमाम पार्टीज की मेन दिफा की टीम जो है वो खुद नून लीग की ख़वातीन पर ही मबनी है। और हम बड़ी खुशी से और हमारी पार्टी उस दिफा को बड़ी फ़ख्र से ओन करती हैं। अच्छा साहबा, लाजमी ये बता दें कि इससे पहले भी मर्द सियासतदान ख़वातीन से मुताल्लिक नाज़ेबा बातें करते रहे और हम ये देखते रहे कि सियासी बुनियाद पर रिएक्शन आता था, यानी आपका मुखालिफ हो तो मजम्मत कर दें, वरना नहीं। तो फिर सियासत पे ख़वातीन को दबाने वाले इस माहौल के क़याम में ख़वातीन सियासतदान खुद मुअव्विन किरदार नहीं अदा कर रही, आपको नहीं लगता? देखिए, ये भी मैं आपको बताऊं, हमने तो कभी नहीं किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने हमारी पार्टी से किसी ने किया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक इसकी दाग वेल कल्चर की पीटीआई के आने के बाद पड़ी। आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि नानी जैसा एक जो मुकद्दस रिश्ता है, जो माँ से भी बढ़ के है, उसको भी इसमें घसीटा गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस वक़्त मरियम नवाज को इस बात पर इन्होंने टारगेट किया कि वो उनकी एक नानी है। हम जब इस हद तक गिर जाएंगे, उनका नाम ही इन्होंने इस रिश्ते से मंसूब कर दिया। जो सारी मिसालें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका पलबचा खान साहब। अच्छा, कहीं मैं पढ़ रहा था, कहते हैं कि हैप्पीनेस भी ना, मतलब दूसरों की खुशी में खुश होना इज़ एक्चुअली द रियल हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस वही होती है, खुशी वही होती है, मतलब आपकी अपनी खुशी हो लेकिन किसी और की खुशी हो। जैसे कि एक बुज़ुर्ग आदमी जब दरख्त लगाता है तो उसको पता होता है कि शायद वो उसके साए में कभी नहीं बैठ सकेगा। हाँ, ये कितनी आपने अच्छी वैसे एग्जांपल दी है, बट उसको इस बात की खुशी ज़रूर होती होगी कि आने वाले नस्लें या आने वाले दिनों में कोई तो इसके साए से ज़रूर मुस्तफ़ीद होगा। सो आई गेस अगर हम ये अपनी ज़िंदगी में याद रखें तो बहुत से मामला एग्जांपल, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा हार्ड टॉपिक्स, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम कराची का एक दिहाई से ज़्यादा पुराना मसला है और ये ऑलमोस्ट एनीबडी हु इज़ एवर थिंकिंग ऑफ कराची और प्लानिंग टू ट्रैवल टू कराची, तो ये एक सेंस हमेशा दिमाग में रहती है कि जी वहाँ कुछ भी हो सकता है और हाँ, ऐसा होता है वो हम लेकिन कराची में सर्टनली ये मसला है, ये मसला नहीं ख़त्म हुआ, इस मसले पे काबू पाया जाना चाहिए। लेकिन यू रिमेंबर दैट टाइम ऑफ कराची, बीच में ठीक भी हुआ था। नहीं, यू रिमेंबर दैट टाइम ऑफ कराची जब किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा,
टारगेट किलिंग, बोरी बंदलाशें, ये सारा वो जो खौफ का राज था। I was not living in Karachi at that time, but absolutely and our friends, you know, who had been living in Karachi, वो सारा बताते हैं कि वो अल्लाह का शुक्र है, वो लिटरली वो तो इस शहर पे ऐसा लगता था आसेब का साया है। तो बेसिकली वो वाली चीज़ें परहैप्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जिसको कहते हैं, मोबाइल स्नैचिंग और ये बाकी चीज़ें जो होती हैं, मतलब एट टाइम्स जस्ट शूटिंग यू टू जस्ट हैव योर मोबाइल, वो चल रहा है। अब हुआ ये है कि कराची के डाकू ज़रा और बेखौफ हो गए हैं, खुलेआम पुलिस के सामने लोगों को यरगमाल बना रहे हैं। जैसे कल हमने कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में देखा, ये मनाजिर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थे। मतलब दौरान डकैती पुलिस पहुंची तो 2 डाकुओं ने खातून और बुजुर्ग को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों को मार गिराया। चले, अच्छी बात है। मौके पर मौजूद अहले इलाका ने कार्रवाई पर पुलिस को खूब दाद भी दी। इसी तरह पुलिस के मुकाबले में का हुए हैं कल मंगोपीर और डिफेंस में भी हुए हैं। CBU पर लूट मार करने वाले 3 डाकुओं में से 1 हलाक, 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। काशिफ मुश्ताक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ, मतलब ये मुबैना पुलिस मुकाबले कह लें, पुलिस मुकाबले कह लें, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द सिटी। जी अब्दुल्ला एंड हुमा, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ अवामी कॉलोनी से शुरू करते हैं कि अवामी कॉलोनी में एक लेबॉर्ट्री के अंदर 2 डकैत दाखिल हुए, लूटमार की करके वहाँ से जब निकल रहे थे तो इलाका मकीनों की जानिब से शोर मचाया गया। पुलिस ने इंतहाई महारत से और बर वक्त जो है वो कार्रवाई की। पुलिस की टीम करीब मौजूद थी, उन्होंने फौरी तौर पर जैसे ही रिएक्शन किया तो डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। इस फायरिंग के नतीजे में 1 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ। पुलिस की स्ट्रेटजी हम इसलिए बहुत अच्छी कह रहे हैं कि तमाम तर एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी, तो उसमें से 1 एहलकार ज़ख्मी हुआ। जब ज़ख्मी हुआ तो उसके बाद पुलिस ने अपनी हिकमत अमली तैयार की और जो डाकू थे वो जो फुटेज मौसूल हुई है उसमें भी हम देख सकते हैं कि एक खातून को, एक बुज़ुर्ग को जो है वो यरगमाल बनाते हैं, फिर एक पुलिस एहलकार उनसे नेगोशिएट कर रहा होता है और साथ साथ जो है वो जब देखता है कि डाकू जो है वो एक इस लेबॉर्ट्री के बाहर मौजूद है और एक कुछ फासले पर है, तो पुलिस की जानिब से दोबारा से फायरिंग की जाती है और एक डाकू जो है मौके पर ज़ख्मी होता है, दूसरा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ जाता है। जो ज़ख्मी होता है उसको जब पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर रही होती है तो वो भी दम तोड़ जाता है। 2 डाकू इस मुकाबले के अंदर हलाक हो जाते हैं और 1 पुलिस एहलकार ज़ख्मी होता है। पुलिस की स्ट्रेटजी अच्छी है इसलिए करके कुछ मतलब ये बड़ा अब हम विजुअल साथ साथ देख रहे हैं काशिफ, लिटरली आउट ऑफ अ फिल्म, मतलब कोई फिल्म या किसी वेब सीरीज में से निकला हुआ सीन लग रहा है। डेफिनेटली इसीलिए होगा क्योंकि जो डाकू हैं इनको भी तो आइडिया कहाँ से आया होगा, फिल्मों में ही होता है ना, यरगमाल बना लो। दिन दिहाड़े सारा कुछ हो रहा है और मैं वैसे उस पुलिस वाले की बहादुरी की मैं जरूर दाद देना चाहूंगा जो बिल्कुल सामने खड़ा है और मतलब वो एक्चुअली नेगोशिएट कर रहा है और 2 बुजुर्गों को इन्होंने, तो ये कैसे न्यूट्रलाइज किए? फिर मैं जानना चाहता हूँ ये तफसीली, तो मतलब इसको तो ड्रामेटाइज हो सकती है, री इनैक्टमेंट हो सकती है इस मामले की तो सारी। बिल्कुल ऐसा ही है, मुख्तलिफ फुटेजेस सामने आई और ऐसा लग रहा है कि जैसे डाकुओं की जानिब से जब फायरिंग की गई फिर उसमें एक वक्फा आया, फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से नेगोशिएट किया गया, फिर फायरिंग भी की गई। तो ये तमाम तर इस चीज़ों को 5 से 6 मिनट, ये जो हमें वीडियोज़ मौसूल हुई हैं इसको आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 मिनट की तो ये वीडियोज़ हैं। इससे पहले भी मुकाबला हुआ, इसके बाद भी पुलिस की जानिब से मुकाबला हुआ, जो फुटेजेस सामने आई हैं। देखा गया कि मुलजमान ने बड़ी आसानी से लेबॉर्ट्री में मौजूद अफराद को लूटने के बाद सुबह सवेरे जैसे ही बाहर निकले इलाका मकीनों की जानिब से शोर मचाया गया और उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई है। न सिर्फ यहाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस हिकमत अमली तो करती है, लेकिन पुलिस की जानिब से हमेशा से एक बात की जाती है कि कराची की जो आवाम है उनकी तादाद शायद ज़्यादा है, पुलिस की नफरी कराची के लिए कम है। अगर हम बात करें तो 700 अफराद के ऊपर 1 पुलिस एहलकार तैनात किया जा सकता है। तो ऐसे में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दीगर फोर्सेस को भी सामने आना चाहिए। रेंजर्स की जानिब से कहा जाता है कि स्ट्रीट क्राइम का डोमेन जो है वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें आगे लाना चाहिए। कराची में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 72 के करीब जो अफराद है वो स्ट्रीट क्राइम का निशाना बने और उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसी तरह अगर मोबाइल फोन की बात करें तो कर रहा था और वहाँ क्या हुआ? हो गए। वैसे तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है कराची में जहाँ कोई रश और लोग ना हो, लेकिन CBU इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेस। वहाँ तो हमेशा ही एक आवाम होती है, तो वहाँ क्या हुआ? सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है।
अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक आपने बात की, सीवीयू की या डिफेंस की, इस तरह के पोश इलाकों की डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती है। जब हम कराची के दीगर शहरों की बात, कराची के दीगर इलाकों की बात करते हैं तो पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि तंग गलियां हैं, मुलजमान लूटते हैं और फरार हो जाते हैं और वहाँ CCTV कैमरे मौजूद नहीं होते तो हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन डिफेंस की, क्लिफ्टन की या सीवीयू की ये थोड़ी सी डायनामिक्स चेंज है कि अगर आप वहाँ देखते हैं तो CCTV कैमरे भी मौजूद होते हैं, सड़कें भी चूँकि चौड़ी हैं तो मुलजमान को पकड़ा भी जा सकता है। ये गुज़िश्ता रात जो है वो एक मुकाबला हुआ, मुबैना पुलिस मुकाबला था। 3 इसमें पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुलजमान थे जो शहरी को लूटमार कर रहे थे शहरी से, और इसी दौरान पुलिस की नफरी ने फायरिंग की है। लेकिन जब इसकी हमने मज़ीद छानबीन की तो हमें पता चला कि जिस शहरी से लूटमार कर रहे थे उसके साथ एक और शख्स मौजूद था, उसने इब्तदाई तौर पर फायरिंग की। तो ये अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने एंड टाइम पर पहुँची और पहुँचने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की और कार्रवाई के अंदर एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया और दीगर 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल आपकी गैर महफूज है। अगर आप कहीं भी किसी भी इलाके के अंदर, मैं समझता हूँ कि अगर हैं आप तो फौरी तौर पर आपको ये चाहिए कि आप अपनी हिफाजती इक़दाम करें। मोबाइल फ़ोन चूँकि ऐसी चीज़ है कि जो फौरी तौर पर जो है वो मुलजमान आते हैं और छीन कर ले जाते हैं। तो सदर के इलाके में अब इस तरह की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं कि अब असले के जोर पर नहीं, मोटरसाइकिल सवार लोग आते हैं, मोबाइल हाथ से छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान 4 ऐसी वारदातें सिर्फ एक 2 से 3 किलोमीटर के रूट के ऊपर ये वारदातें हुई हैं और इस पर जो है पुलिस की जानिब से मुलजमान को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है कि इन जो छीना चपटी डायरेक्टली की जाती है बगैर असला दिखाए, बगैर अगर आप फ़ोन सुन रहे हैं तो इसी दौरान आपके कान से फ़ोन छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। तो ये वारदातें भी अब कराची में रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी हैं। जिनको पकड़ की जा रही है और जल्द जी, बस काशिफ हमारी दुआ यही है कि जिनको पकड़ लेते हैं फिर वो निकले ना हैं, क्योंकि वो बड़े आसानी से फिर दोबारा अपनी वारदातें जो है करने आ जाते हैं। काशिफ आप हमारे साथ हैं, कोई अपडेट है हमारे पास गुलिस्तान जौहर वाले इंसिडेंट की, उस लड़के की जो मोटर बाइक पे हरास कर रहा था, पकड़ा गया, कुछ सुराग लगा उसका, कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। पुलिस से मैं रोज़ाना के बुनियाद पर रब्ता करता हूँ, पुलिस के अफसरान से भी बात हो रही है, मुतलका थाने गुलिस्तान जौहर से भी हमारी बात हो रही है, तो लेकिन कोई उसका क्लू नहीं मिला। पुलिस की जानिब से सिर्फ एक बात की जाती है कि चूँकि मुद्दई नहीं है तो इसलिए करके हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस की जानिब से अब दावा किया जा रहा है कि 200 से ज़ायद फुटेज हासिल कर ली है। अगर 200 से ज़ायद किसी शख्स की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई हों तो उसके घर तक तो पहुँचे गए होंगे, अगर नहीं पकड़ा जा रहा तो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। मतलब अगर उसको ट्रैक करते करते पहुंच गए 200 फुटेजेस तक तो फिर उसके घर का पता भी लगाना मुश्किल नहीं होगा। और ये वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं है, मुद्दा ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो गया। वाई, हर चीज तो सामने है, बस मास्क पहना हुआ है ना। अब खैर मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये पकड़ा जाएगा। पुलिस को ये लगता है, पुलिस को क्या लगता है कि भाग गया है? मुझे भी ये लगता है कि पकड़ा जाएगा। पुलिस ये कहती है कि अब वो इस शहर से ये मुमकिन तौर पर है कि वो भाग गया है, वरना जो पुलिस की जानिब से पहले एक दावा किया गया था कि इसी 2 किलोमीटर जहाँ ये इसने वारदात की थी, इसी 2 किलोमीटर की सराउंडिंग पे उसकी रिहाइश थी। लेकिन जब 200 से ज़ायद CCTV फुटेज हासिल कर ली गई हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, पुलिस को अब तक उस मुलजिम तक पहुँच जाना चाहिए था। ये तो कन्वीनियंट ही हो गया वैसे पुलिस के लिए, अगर ये लड़का भाग गया है। ये तो फौरन ही भाग गया। काशिफ, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपडेट। But I'm sure I'm sorry, people are out there. People are out there who recognize him. मुझे तो बड़ी अफसोस इस बात का है कि तुम लोगों को पता है कि ये कौन है। There are people out there जिन्होंने इसको पहचान ली है, वो जानते हैं इसको, और you did not feel कि ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पकड़वाओ। Fine, you will have to pay for it. मतलब इस पे कोई अल्लाह माफ़ करे कत्ल के चार्जेस नहीं है। ये अगर आप अपनी माशरती जिम्मेदारी निभाएंगे इसको, मतलब क्या कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ क्या हो जाएगा? मतलब कि क्यों और क्या मजबूरी है कि व्हेन यू नो हु दिस गाय इज और आप उसको पकड़ा नहीं रहे, कि मतलब क्या, व्हाई? कोई रिश्ता था उसके साथ, कुछ किया हुआ था, कुछ होने वाला है? मतलब इतना बेशरम आदमी है कि उससे तो वैसे ही कता ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहिए। कता ताल्लुक कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कता ताल्लुक कर देना चाहिए। कता ताल्लुक खत्म नहीं होता, ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए, कता ताल्लुक कर देना चाहिए। यू गॉट व्हाट आई वाज सेइंग।
अब्दुल्ला बड़ी सीरियस बात थी जिसका आपने जोक बना दिया। नहीं जोक बनाया आपने, मतलब आप अच्छा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। उस वक्त कहता तो गलत बात हो जाती है। अच्छा जी, कोलंबो टेस्ट पे वापस आएंगे। पाकिस्तानी बैटर्स में श्रीलंका बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। और अब्दुल्ला, कितनी दफ़ा हमने बताना है वैसे, अच्छा लग रहा है लेकिन बताते हुए, अब्दुल्ला की डबल सेंचुरी, सलमान अली घंटे में पहली बार बता रहे हैं, और सऊद शकील की निफ्ट सेंचुरी की बदौलत मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त इंतहाई मजबूत हो गई है। मजमूई तौर पर कोई छठी दफ़ा बता रहे हैं। आओ सिक्कू भाई से ही बात कर लें। हाँ ठीक है। सरफराज को हेलमेट में बॉल लगी थी ना सिक्कू भाई, आप कहते थे ना कि ऐसा कब होता है, क्या होता है, देख हो गया 3 साल के बाद पहली दफा हो ही गया। क्या 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 कहा है आपने? कह रहे 3 साल के बाद ये रूल अप्लाई हो ही गया। हो गया ना। आपको बहुत इशू था, एतराज था इस रूल पे, मुझे हमेशा याद है। हाँ, लेकिन it happened. This is has become a joke. अब्दुल्ला, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर है वो यंगस्टर हो ताकि उसकी ग्रूमिंग हो। तो मुसलसल पहले वो सरफराज को लेके जा रहे थे, मगर सरफराज की बैड लक के कभी भी रिजवान को गेंद नहीं लगी, मगर रिजवान का जो वो वेरी गुड लक के सरफराज को गेंद लग गई, उनको कंकशन रूल के मुताबिक बैटिंग करने का मौका मिल गया, वो 50 भी कर गए। जी तो वो मौका कुछ निकाल ही लिया। अच्छा लेट अस, ये अब्दुल्ला जो है ना, हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे पिछले घंटे में, अब्दुल्ला को हंसी आना स्टार्ट होगी कि देखें हम अब हर किसी चीज़ का एक रिकॉर्ड बना लेंगे। लेकिन सिकंदर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन, ख़ास तौर पे सऊद शकील की अगर बात कर लें कि उन्होंने अपने पहले 7 मैचेस में मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज इफ व्हेन ही गोज ऑन द पिच तो वो 50 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हमने पहले मैच के बाद ही, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने 200 के जब मैंने जिक्र किया था कि ये रिकॉर्ड बनने वाला है, वो बन सकता है, और उन्होंने वाकई 50 रन कर दिए। यानी कि लगातार 7 मैचों में, हर मैच में 2 इनिंग्स होती है, किसी ना किसी इनिंग में 50 और प्लस रन उन्होंने किए हैं। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, विच इज पहले शख्स हैं क्रिकेट के अंदर जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, और बहुत ही जबरदस्त। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे स्टार बैटर हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जितना कि ये हमारे यंगस्टर्स कर गए। सऊद की तो आप बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला की तो बात कर ले, माशाल्लाह डबल सेंचुरी। अब्दुल्ला तो खैर एस्टैब्लिश हो गए ना, उन्होंने पिछली दफा भी मैंने बताया था कि गाल में चेस करते हुए 350 रन जो पाकिस्तान ने किए थे, उन्होंने 160 रन किए थे। अब्दुल्ला सेटल्ड है, मगर सलमान आगा और सऊद 2 नए बच्चे हैं मिडिल ऑर्डर में, और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का आपने जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला। 200 रन करना टेस्ट क्रिकेट में इट्स नॉट अ जोक। और उन्हीं के देखें, जब आप खड़े रहते हैं 200 रन करते हैं तो फिर 500 रन लगते हैं, उससे पहले नहीं लग सकते। तो आपको किसी ना किसी को वहाँ खड़े होना चाहिए। जो ओवरऑल टेम्परामेंट ऑफ द टेस्ट क्रिकेट भी तब्दील हुआ वहाँ में नजर आया ना पाकिस्तान टीम के लिए। मतलब ये 200 रन कोई 1000 गेंदों पर नहीं हो रहे। हाँ, मतलब पेस थोड़ी सी हमें तेज लगी। सो वो भी बड़ा ही इनकरेजिंग था देखने में। अब्दुल्ला, बात इसलिए कि सारे बच्चे जो है ना T20 बहुत खेलने लगे, और उनको समझाया भी गया है, उनको अब मौका भी मिल जाता है कि जैसे कि पहले हम एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव मारते थे, अब कई दफा लड़के वहां से एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से मार देते हैं, इसलिए कि फील्डर एक होता है, फील्डर स्लिप्स में खड़े होते हैं, जगहें गैप्स बहुत होते हैं, तो वो शॉट्स खेलना शुरू हो गए। अपने ऊपर प्रेशर, कोई लड़का ऊपर, आप लड़कों को ऊपर चढ़ा दें, वो रन बनाना शुरू कर देते हैं तेज तेज, तो विच इज अ गुड साइन। क्रिकेट तब्दील हुई है ओवरऑल, तो उसके अंदर जो है ये भी फैक्टर शामिल है। ये इंग्लैंड ने भी टेस्ट का एक मॉडल नया निकाला था विच वाज मच मोर फास्ट पेस। तो आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी, मतलब एक डिवाइस की गई है, डिसाइड किया गया है कि दिस इज द पेस दैट वी विल आल्सो प्ले? देखिए, आप सीखते हैं ना दूसरों से, कोई अच्छी चीज हो रही है तो आप उसको पिक करते हैं कि यार ये हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही चीज पाकिस्तान ने और दूसरे भी, आई एम श्योर जो दूसरी टेस्ट कंट्रीज हैं वो भी ये पिक करेंगे कि जब आप फंसे हुए हैं और आपको रन्स चाहिए तो आप जल्दी जल्दी रन्स करना शुरू करते हैं, उस पर प्रेशर आप पे आ जाता है। अभी देखें, मैं देख रहा था कि एक 3rd स्लिप से गेंद गई है, वो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि उन्होंने 3री स्लिप क्यों नहीं रखी। इस वक्त हमें चढ़ा के लड़के रखें, जब 3री स्लिप भी ऊपर आएगी, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है। वो ये कह रहे थे कि एक्स्ट्रा कवर का मतलब है कवर में ड्राइव नहीं मारे, उसको वहां से हटाना चाहिए। जब वो हट जाता है तो फिर बैट्समैन के सामने एक बहुत बड़ा सा गैप नजर आता है जिसमें वो शॉट मारने की कोशिश करता है, आउट होने के चांस होते हैं, रन भी बनते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अब चेंज होनी शुरू हो गई है, तो अब पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया है, और इंग्लैंड को ये क्रेडिट जाता है, उनके जो कोच है मैकलम, उनका ये एक आइडिया था। पिच का बिहेवियर अब चौथा देने से को मदद देगा हमें?
मेरे ख्याल से तो नहीं बदलेगा, स्पिन होना है। देख रहा हूँ मैं अभी तक तो हमारे बॉलर्स बड़ी अच्छी लाइन पे गेम कर रहे हैं। सीमन लेमा, स्पिनर्स का सारा खेल होगा इस पे, और बारिश, ये दो खेल हैं जो श्रीलंका को बचा सकते हैं। हमारे बॉलर्स को अगर ये बारिश नहीं हुई तो बहुत सख्त 2 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। श्रीलंकन इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे। तो बॉलर्स को बहुत बॉलिंग करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वही है कि जिस तरह के पहले टेस्ट मैच में उन्होंने ब्रिलियंट फील्डिंग की है, इस दफा भी कोई चांसेस ना जाने दें। चांसेस पकड़ लिए तो, और बारिश जो है वो नुक्कड़ पे खड़ी हुई कहते हैं, कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए जो है लड़कों को बहुत सख्त मेहनत करनी है। तो लेट्स सी, ये 2 दिन इनके लिए बहुत सख्त है फील्ड में। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। गुड, वी आर इन अ गुड प्लेस। बारिश की वहाँ बात कर रहे थे तो बारिश यहाँ भी हो रही है, और बारिशों से नुकसान भी हो रहा है, और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आपको पता है, पर्टिकुलरली अगेन बिल्कुल। और इस साल भी हम कहेंगे, बिकॉज पिछले कुछ सालों में तो हम देख ही रहे हैं, मानसून सीजन में मामूल से ज़्यादा बारिश हो भी रही है, मुतवक्के भी थी, और ख़तरे की घंटी तो ऑब्वियसली बजी चुकी है। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। ज़िला खारान और वाशक में कई हिफाजती बंद जो हैं वो भी टूट गए हैं, और ये भी हर साल अब हम देख रहे हैं। और अंगूर और अनार के बागात, प्याज और दीगर फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले रिलीफ के मुंतज़िर हैं। महकमा मौसमियात ने सिब्बी, खुजदा और दीगर इलाकों में कल से मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी है, और बारिश के बाद सैलाबी रेलों से पंजाब और सिंध के कई इलाके भी मुतासर। अच्छा, अपने नुमाइंदों से मालूम करेंगे कि क्या सिचुएशन है जहाँ जहाँ वो हैं। नसीराबाद से सबसे पहले आबिद बलोच हमें बता रहे हैं। जी, बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाब से मुतासर होने वाली पिंजरा आरजी पुल का रास्ता जो है बंद होने और सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा पर मैसूर मुसाफिरों को अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना करने के लिए रेलवे हुकाम की जानिब से शटल मुसाफिर ट्रेन का आगाज़ कर दिया गया है। और ये मुसाफिर ट्रेन जो है सिब्बी से कोयटा और कोयटा से सिब्बी जो है मुसाफिरों को लाने और पहुंचाने में पहुंचाएगी। और ये ट्रेन जो है मुसाफिरों को के साथ उस वक़्त रहेगी जब तक सैलाबी रेले से मुतासरा पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता बहाल नहीं हो सकता। जबकि कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न बशीर अहमद के मुताबिक सैलाब से मुतासरा आर्जी पुल का आर्जी रास्ता एक की बहाली के लिए जो है हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा जो है 6 से 4 घंटों में बहाली का काम मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। बहावल नगर चलेंगे अभी, वहाँ फहाद शफीक हमें बता रहे हैं क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, बहावल नगर में इस वक्त दरियाए सतलुज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, और इस सैलाब की वजह से दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर मिचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तिया की जो दरियाई पट्टियाँ हैं वहाँ पर जो आबादियाँ थी वो ज़ेर आब आई हैं और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। यहाँ पर जो फसलें काश्त की गई थी वो भी तकरीबन तबाह हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर धान की फसल, कपास की फसल, तिली की फसल, और जो चारा लगाया गया था जानवरों के लिए वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में 18 अमदादी कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें अद्वियात दी जा रही थी और जानवरों के लिए भी अद्वियात वहाँ पर दस्तयाब थी। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 24 घंटे ऑपरेशन किया जा रहा है, और जो सैलाब में फंसे हुए लोग हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू तर्जमान रौश राफिद के मुताबिक अब तक तकरीबन 1500 अफराद को जो है वो रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर एक और बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है कि सैलाब तो आया ही आया, साथ में मानसून की बारिशों की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पर वो आबादियाँ जो कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हुई हैं वो बारिशों की वजह से खुले आसमान के नीचे नहीं रह पा रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं। परेशानी तो डेफिनेटली होगी, और जितना हम कभी को और विजुअल्स देखते हैं और कुछ चीज़ें जस्ट फॉर दैट शॉट अच्छी भी लगती हैं, बट इट्स वेरी वेरी स्केरी ओवर देयर। रहीम यार खान से हमें मलिक असलम रिपोर्ट कर रहे हैं। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, और तकरीबन 4.25 लाख से ज़ायद का जो है वो रेला
सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो है जो दरिया सिंध के अंदर जो मकानात हैं वो गिर गए हैं, मुतादद मकानात मनहदम हो चुके हैं, मुतादद बस्तियां जो है फसलें वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और लोग जो हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर जो लोग नकल मकानी करके आ रहे हैं उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कश्तियाँ मुहैया नहीं की गई थी, वो अपनी मददाब के तहत जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जो इलाका है ये कच्चा चौहान, रसूलाबाद और इसका जो गिरदोनवाह का इलाका वो ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ है। जबकि रसूलाबाद में जो हिफाजती बंद है वो हालिया बारिशों की वजह से उस हिफाजती बंद में दरारें पड़ गई हैं और उसमें जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। जबकि सैलाबी रेला भी जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा जो है लोग जो है नकल मकानी करके दरिया के किनारे जो है वो आबाद होना शुरू हो गए हैं, माल मवेशी और लेकर आ गए हैं। जबकि उनको ज़्यादातर जो मुश्किलात इस वक्त सामने आ रही है वो माल मवेशी के चारे के लिए आ रही है, जबकि राशन का भी उन्हें कोई ऐसा बंदोबस्त यहाँ पर नहीं है। ये हालात हैं आपके सामने हैं। पर्टिकुलरली जनूबी पंजाब के हिस्से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, बलूचिस्तान के मुताद्दिद इलाके तबाही आपको पता ही है, वहाँ उनकी दहलीज तक पहुँच चुकी है। एंड टू थिंक कि अभी बारिशें और होनी है, सो फोरकास्ट है। अच्छा जी, हमारे बच्चों की छोटी अचीवमेंट्स हो या बड़ी अचीवमेंट्स हो, अचीवमेंट्स होनी चाहिए। हम यहाँ बैठ के उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं ताकि दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं वो इंस्पिरेशन हासिल करें। और अच्छी बातों का वैसे ही फुकदान होता है ना हमारे इर्द गिर्द, तो हमें यही अच्छी बात तो बात पर्टिकुलरली किनकी हम कर रहे हैं जी, नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक टीम है जो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम जो है आलमी सतह पर उन्होंने रोशन किया क्या है जी। हाल ही में होने वाले फार्मूला स्टूडेंट यूके कॉन्सेप्ट 2023 के मुकाबले में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तैयार करदा फार्मूला रेस कार जो है उसने पहली पोजीशन हासिल की। अच्छा, तैयार नहीं हुई थी ये कार, अभी कॉन्सेप्ट है एज इन डिज़ाइन के मुकाबले में पहली तो वही कह रहे हैं ना, क्योंकि वो फार्मूला स्टूडेंट यूके कॉन्सेप्ट 2023 के तैयार करदा कार ने पहली पोजीशन हासिल की, तैयार नहीं हुई, तैयार करदा कॉन्सेप्ट ने। हाँ, एब्सोल्युटली, यू आर राइट नाउ। तो ये हम ज़्यादा समझ लेते हैं। ईमान जावेद और मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। ईमान उमर, वी रिमेंबर यू केम ऑन आवर शो लास्ट टाइम एज वेल, और तब आपने गाड़ी बनाई थी और गाड़ी भेज दी थी और ख़ुद नहीं जा सके थे। अब आपने गाड़ी नहीं भेजी और खुद चले गए, क्योंकि गाड़ी अपेरेंटली है नहीं, कॉन्सेप्ट है। बताइएगा ईमान, लेडीज फर्स्ट, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, सो बेसिकली जो है लास्ट टाइम जो था वो हमारी कंबशन व्हीकल थी विच वाज मैन्युफैक्चर्ड कम्प्लीटली, और हम लोग जो है वो इसको लेके वो हमारी जो है वहाँ पे पहुँची थी, बट वी weren't able to because of some visas issue। लेकिन इस साल जो है लेकिन इस साल जो है वी हैव जस्ट ट्यून टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमने उसकी डिज़ाइनिंग की है। आवर एम इज़ टू जस्ट ट्यून टू दैट फ्रॉम द कंबशन व्हीकल, वी हैव just done the designing of that, और मैन्युफैक्चरिंग अभी हम इन फेस में है मैन्युफैक्चरिंग के, और उस डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट हम FSU के लेके गए एंड वी रिप्रेजेंटेड देयर एंड वी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन LTS एंड 6th पोजीशन इन द डिज़ाइन इवेंट। व्हाट इज LTS? लैब टाइम सिमुलेशन। इट इज़ बेसिकली द वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे आप अपनी कार को डिज़ाइन करते हैं बाय ट्यूनिंग सम पैरामीटर्स, एंड जो सबसे कम टाइम आपको जीरो कोन्स पे हिट जो सबसे कम टाइम आपको मिलता है तो दैट इज़ कंसिडर्ड। सो हमारी टीम का सबसे कम टाइम था एज कम्पेयर टू द ऑल टीम्स दैट पार्टिसिपेटेड, सो दैट्स व्हाई। उमर, तो ये बताइएगा, ये मतलब क्योंकि हर साल ही हम आपसे ऑलमोस्ट बात कर रहे होते हैं, बड़ा कम्पेटिटिव ये मुकाबला था इस बार, और कहाँ के स्टूडेंट्स थे, कौन से मुल्कों के जो आए हुए थे? जी, इस साल ये और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन हो चुका था, क्योंकि इस साल और ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसमें जो कंट्रीज होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है, मतलब वी हैव टीम्स फ्रॉम इंडिया, वी हैव टीम्स फ्रॉम बांग्लादेश, वी हैव टीम्स फ्रॉम एशिया, वी हैव टीम्स फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका एज वेल। तो इस कॉम्पिटिशन में अराउंड 60 to 65 प्लस कंट्रीज से टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, एंड ऐसी टीम्स होती हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अराउंड 20-25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। सो दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन अस। एंड ये आपके स्टूडेंट्स बेस्ड मुकाबले नहीं होते, जैसे नस्ट पे आपको पता ही है, आपका नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम, इसमें आप लोग ग्रेजुएट होते रहते हैं, नए बच्चे इंडक्ट होते रहते हैं, वो इस क्लब को आगे बढ़ाते हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ द कंपेटिटर्स में भी ऐसे ही नहीं होता क्या, या वो बड़े लड़के ले आते हैं वो लोग? नहीं, रेस्ट ऑफ द टीम्स का भी ऑलमोस्ट यही तरीका होता है कि जब वो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो वो लोग अपने नए जो आने वाला बैच होता है उनको अपना काम सिखा देते हैं, और वो इस तरह टीम को कंटिन्यू करते हैं। जी। अच्छा, वंडरफुल। अब इसके बाद बताइए कि नेक्स्ट स्टेज क्या है, मतलब यू वुड हैव टू मेक दिस कार एंड देन देयर वुड बी अनदर कॉम्पिटिशन। हाँ,
जी अच्छा yes, we are in between the manufacturing. जी ईमान आप बताएं, फिर उमर कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा, ऐसा कर लेते हैं। We are in between the manufacturing phase. हमारा डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो चुका है और इट्स अ 2-year प्रोजेक्ट। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग फेज के बीच में है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फेज वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टेस्टिंग फेज और ड्राइवर ट्रेनिंग भी उसी में होगी एंड आफ्टर दैट इट वुड बी क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इस तरह से है इसका प्लान। अच्छा उमर, क्या हमें एज है, क्योंकि एवरी टाइम वी स्पीक टू यू गाइस तो कोई ना कोई हम पोजीशन ज़रूर हासिल की होती है और फिर हम पूछते हैं कि जी और कितने मुल्कों के स्टूडेंट्स थे, तो हम हमारे पास एज क्या है, ये क्या सीक्रेट फार्मूला है? अच्छा ये जो सीक्रेट फार्मूला है मेरे हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें अपने आप को डिफरेंट टीम से, तो हम लोग अगर फाइनेंशियली देखें तो हम लोग बहुत उनसे थोड़ा लो साइड पे होता है। अगर हम टेक्निकल फैसिलिटी से देखें हम लोग उनसे लो साइड पे होता है। लेकिन जो चीज़ हमें स्टैंड आउट करवाती है दूसरी टीम के सामने वो ये होता है कि हमारे इस टीम का पैशन, और वो होता है कि ये बच्चे जो हमारी टीम में काम कर रहे होते हैं ये ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और लगातार इस कंपटीशन की तैयारी में लगे रहते हैं। और ये चीज़ जब हम लोग इंटरनेशनल हमने आज टीम से बात करी, डिफरेंट टीम से इंटरेक्ट किया, डिफरेंट टीम से कॉम्पीट किया, तो हमें ये चीज़ नजर नहीं आई कि वो लोग इतना क्लोज नहीं है अपनी टीम से, इतना क्लोज नहीं है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के अंदर कि वो इतना टाइम इन्वेस्ट करे इस टीम के अंदर। और हमारी टीम में जो हमारे LTS में फर्स्ट पोजीशन आई है इसमें लोगों ने अराउंड दिन के अंदर 12-12 घंटे काम किया एंड फॉर अ मंथ और 2। तो जब भी हमने इतनी अच्छी पोजीशन और इतने बड़े मार्जिन से जो दुनिया की सबसे बड़ी टीम्स है उनको बीट किया इस क्लास के अंदर। So only thing that separates us from different teams is कि इस टीम का काम करने का पैशन और यही प्रॉब्लम। चलिए जी, आपका यही पैशन है जो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम उम्मीद करेंगे कि हमारी अभी EVs पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी एंड यू नो यू गाइस व्हेन यू ग्रेजुएट और हमारे मुल्क पे you are already leading the way for us. So thank you Umar and thank you Iman for being with us and congratulations to you and your team members. ज़बरदस्त, मतलब ये भी एक चीज़ है जो कि एंड स्पेशली प्राउड टू सी अ गर्ल इन द टीम एज वेल, क्योंकि लगता है ना ये एवेन्यू सिर्फ मेल डोमिनेटेड है बट नॉट रियली। पहला अच्छा जी अभी एक ट्रिब्यूट देना है। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शुएब ने मज़ार पर फूल रखे और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनके मज़ार पर पहुँच रहे हैं, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहे हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर रावलपिंडी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए थे और 1929 में फ़ौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1948 में उड़ी सेक्टर कश्मीर में दुश्मन से चोटी वापस लेने के लिए मुंतखब हुए और 27 जुलाई 1948 को ही दुश्मन से मुकाबले में बहादरी से लड़ते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया। 75 ईयर्स लिटरली जो कहते हैं ना शहीद, तो हमारा तो ज़ाहिर मजहबी अक़ीदत भी यही है कि शहीद जिंदा ही रहता है, जिंदा रहता है। तो आप देखिए किसी भी इंसान को देख लें, उसके मरने के या उसके जाने के 75 साल बाद कौन उसे याद करता? So true. मतलब आपको अपने एंसेस्टर्स या हम अपने एंसेस्टर्स की बात कर लें कि वो लोग जो 75 साल पहले इस दुनिया से चले गए उनका नाम भी शायद हमें नहीं पता, लेकिन जो शहीद होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। ये इसकी एक अगेन ताज़ा मिसाल है। अच्छा हब से हम ज़रा अपडेट हासिल करेंगे। सैलाबी सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में है। शायद आपको जो बड़े शहरों में बैठे हुए लोगों को कहेंगे कौन सी, लेकिन है सर ये वही सूरत हाल बनती जा रही है। अल्लाह माफ़ करे, वो हाल तो नहीं है जैसे लास्ट टाइम हुआ था, शुक्र है। खतरनाक है। इब्राहिम कम्बो हमें हब से अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हालिया मानसून की अगर बात की जाए तो ज़िला हब और ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से बारिशें जारी हैं, जो कि पहाड़ी सिलसिलों से होते हुए हब डैम की जानिब आ रहे हैं। और हब डैम में जो इस वक्त पोजीशन है, स्पिलवे से जो है पानी का अखराज शुरू हो चुका है। हब डैम की अगर हम बात करें तो उसमें 10 फीट की जो है वो पहले गुंजाइश थी, बारिशों से पहले जो है वो गुंजाइश थी। इसके बाद जो है वो अब स्पिलवे से पानी का अखराज जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ अगर मानसून की हम काजवे की बात करें, मुतबादिल रास्ते की बात करें हब नदी की, तो हब नदी का काजवे जो है मुतबादिल रास्ता जो है वो सैलाबी रेले में बह चुका है, जो कि जिससे शहरियों को आने और जाने में शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। हब नदी की पुल की अगर हम बात करें तो पुल जो है वो ज़ेर तामीर है, जो कि गुज़िश्ता 1 साल पहले जो है वो सैलाबी रेले में बह चुका था, लेकिन अब भी जो है उसकी तामीर
मुकम्मल नहीं की जा सकी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों की जो हम बात करें, हब नदी के मुत्तसिल जो इलाके हैं जहाँ आबादी मौजूद है, वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मरासला भी जारी किया गया है और बार बार हिदायत भी जारी की गई हैं कि जो आबादी है हब नदी से नज़दीक उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जाए महफूज मकामात पे, क्योंकि अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे हब नदी में जो है वो सैलाबी रेले मुतवातिर आते रहेंगे। डैम के मनाजिर भी आपने देखे। अभी हमने कहाँ जाना है? खतरनाक लग रहा है। आई गेस झंग जाना है हमने। जी, झंग से बता रहे हैं रिपोर्टिंग फ्रॉम झंग। दरियाए चनाब के पानी में इजाफे से झंग में निचले दर्जे का सैलाब है और तरीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 1.25 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता 2 हफ्ते से जारी सैलाबी सूरत हाल से अब तक 57 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और हज़ारों एकड़ अराजी पर काश्त की गई फसलें और सब्जियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं। देही आबादियाँ और राब्ता सड़कें भी सैलाबी पानी की जद में हैं और इस वजह से सैलाब मुतासरा इलाकों में आवाम को आमदोरफ्त के लिए शदीद दिक्कत दरपेश है। जानवरों के लिए चारा और दीगर अशाए ज़रूरिया का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ज़्यादा अरसे से सैलाबी इलाकों में पानी जमा रहने से बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं, जबकि मवेशियों में भी बीमारियाँ फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और आवाम को आमदोरफ्त के लिए कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रालियों की सहूलत दी जा रही है। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन राशन की फराहमी और जानवरों के लिए चारे के इंतज़ाम का मुतालबा कर रहे हैं। जी चलिए, मैं देखती हूँ ना इन दिस डे एंड एज, अभी तक वो कश्तियों में और फिर अपने ये जो खींच रहे हैं अपना, क्या कह रहे थे इसको, जो पीछे सारा घास फूस था, क्या दरख्त वगैरह, दे वर जस्ट ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स इन द वाटर लाइक दैट, चारा। ये जब नॉर्मल हालात होते हैं ना तो तब भी हालात को इतने ख़ास नहीं होते हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट्स वेरी सैड। ऑब्वियसली फिर जब हालात ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तबाही मचनी है ना, फिर और क्या होना है। और तो हम तो फिर भी ये झंग की बात कर रहे हैं, बट एनीवे। अच्छा, एक इशू है, मेरा ख्याल है इसे पहले भी एड्रेस किया जाता रहा है, लेकिन बड़ी ज़रूरत है मज़ीद इस पर बात करने के लिए, थैलेसीमिया। क्योंकि पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाने का बेड़ा पाकिस्तान बैतुल माल ने उठा लिया है। बड़ी अच्छी बात है। इस मकसद के लिए F9 पार्क में पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर कायम किया गया है, जहां आवाम को इस मरज़ से बचाव के लिए शऊर और आगाही फराहम की जाएगी। F9 पार्क इस्लामाबाद। हाँ, और ये बेसिकली हेरिडिटरी मरज़ है और हर साल 6000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं, जिनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है, विच इज़ कम होनी चाहिए, ये चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं। अगर लोग शादी से पहले, बहुत ही आसान सा एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा और ना ही आपकी ज़िंदगी गुजारने में आपको कोई फ़र्क पड़ेगा उससे, अगर वो टेस्ट करा लिया जाए, बस आपको ये पता लग जाएगा कि भाई अगर आप थैलेसीमिया माइनर भी होंगे और अगर दूसरा भी माइनर होगा तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा ये सारा कुछ मामला। हाँ, लेकिन वो जो एक बहुत बड़ी है उसको कैसे निकालेंगे? खैर, अब बैतुल माल की इस मुहिम में आवाम को सर्टनली साथ देना चाहिए बैतुल माल का, और इसी पे बात करते हैं मजीद के कैसे आइडिया आया, क्या अब तक कोई कामयाबी हासिल हुई है। अमीर फिदा पराचा हमारे साथ हैं, MD पाकिस्तान बैतुल माल हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आपसे पूछेंगे कि थैलेसीमिया से मुतालिक आप जो मुहिम चलाने जा रहे हैं, इसकी किस तरह आपको फ़ील हुआ कि ज़रूरत है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान बैतुल माल का इससे क्या किरदार होगा? पाकिस्तान बैतुल माल के ज़ेरे साया एक थैलेसीमिया सेंटर भी चल रहा है और वहाँ मैं जब जाया करता हूँ और बच्चों को जब मैं वहाँ पे जिस कर्ब में देखता था, उनके साथ वालिदैन को देखता था, तो यकीनन बहुत दुख और रंज होता है। लेकिन एक दफ़ा वहाँ पर टर्किश एम्बेसडर आए और मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी ख़बर थी, मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने के बाद अपने मुल्क में इसको थैलेसीमिया फ्री कर लिया है। यानी कि जो भी पेशेंट उनके वहाँ पे होंगे पहले से वो तो हैं, लेकिन जो उन्होंने इसमें लॉ बनाया उस वजह से वहाँ पर थैलेसीमिया के पेशेंट्स का अब वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नहीं हो रहे। इसी तरह जब मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च जब शुरू की तो मैंने देखा कि सऊदी अरब में भी और एक दो ममालिक और ने क़वानीन के ज़रिए इस पर
जो है वो काबू पा लिया है। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये तय किया है कि हम एक तो आगाही देंगे कि किस तरह इस मुज़ी मर्ज से आने वाले बच्चों को बचाया जा सकता है, और दूसरा हम उनको उसके लिए फ्री जो टेस्ट हैं उनकी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्योंकि महंगा टेस्ट है वो तकरीबन 3000 तक उसकी लागत आती है, ताकि लोग उसको कराएं और इस तरह आगाही का आगाज़ हो सके। अच्छा, खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है। आपने टर्की और सऊदी की एग्जांपल दी है कि उनके पास भी था थैलेसीमिया थे पेशेंट्स, लेकिन अब वो थैलेसीमिया फ्री हो गए हैं। काश ये बातें हम भी समझ सकें, तो पोलियो नहीं हम ख़त्म कर सके। खैर आमिर साहब, ये प्लीज़ बताइएगा कि आवाम को आगाही देने के लिए थैलेसीमिया से बचने के लिए शादी से पहले टेस्ट की, जिसकी आप अभी भी बात कर रहे थे, वो सर्टनली कराना ज़रूरी है, ये अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के अक्सर ममालिक में तो ये कानून की हैसियत रखता है। तो यहाँ भी आपको लगता है कि कानून साजी होगी तो ही लोग इस तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। वैसे अगर कानून साजी भी हो जाएगी तो तब भी नहीं समझेंगे। 25 करोड़ जिस मुल्क की आबादी हो, वहाँ कैसे इन चीज़ों पे अमल हो सकता है? जी आमिर साहब, दुरुस्त फरमाया। और आपको मैं बताता चलूँ कि सिंध, मैंने जब इस पे देखा तो सिंध गवर्नमेंट ने इस पे ऑलरेडी कानून साजी की हुई है, और यहाँ पर नेशनल असेंबली में डॉक्टर अजरा साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी बिल पेश किया हुआ है, और जो अभी सेनेट में ज़ेर तजवीज़ है। तो मैंने बजाय इसके कि मैं इंतज़ार करूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने इसको मुनासिब समझा कि हम इसकी आगाही की तरफ चल पड़े। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि आवाम की आगाही के लिए एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महंगाई के हालिया दौर में गुर्बत आसमानों को छू रही है और आवाम को इमदाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान बैतुल माल इस सिलसिले में क्या किरदार जो है वो अदा कर सकता है? पाकिस्तान बैतुल माल जी इस वक्त तमाम तर हर किस्म की जो मेडिकेशंस हैं वो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको दे सकता है। हर तरह के ऑपरेशंस जो सर्जरीज़ हैं वो हम करवा सकते हैं। तकरीबन 1 मिलियन का हमारा एक पेशेंट पर एक बेनिफिशरी के लिए हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम दे सकते हैं। और इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो जिनके वालिदैन उनकी नहीं दे सकते, जो उनका एजुकेशन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने उनके लिए वहाँ पर स्कॉलरशिप्स का इंतज़ाम कर रखा है। इसी तरह हम यतीम बच्चों के लिए स्वीट होम्स चला रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे तकरीबन 46 स्वीट होम्स चल रहे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, ताकि उन बच्चों को थोड़ा तालीम की तरफ रुझान दिया जाए। और उन जो वालिदैन उनको पहले नहीं भेज सके, प्राइमरी तक पहले तालीम का था, अब हमने उसको 8th क्लास तक किया है। वो SRCL के नाम से वो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हम चला रहे हैं। इसी तरह कॉकलर इम्प्लांट एक बहुत महंगा इलाज है जो इस वक्त तकरीबन 17 लाख का हो रहा है, वो भी हम एक NGO के साथ मिलकर 1 मिलियन उसमें बैतुल माल देता है और 7 लाख रुपया उसमें ट्रांसपेरेंट हैंड्स वाले देकर हम जो बेनिफिशरीज़ हैं जो इसके एलिजिबल होते हैं, हम उनका वो इलाज बच्चों में जो 5 साल से कम के हैं उनका वो इलाज करा रहे हैं। कि मुख्तसरन कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस दफ़ा हमें तकरीबन वफाकी हुकूमत ने 2.25 अरब का ज़्यादा बजट दिया, और यही शायद वजह है कि हम इस वक्त समझते हैं कि हम मज़ीद बेहतर तौर पर गरीब आवाम तक इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे सकेंगे। शुक्रिया आपका आमिर साहब। आमिर पराची साहब MD बैतुल माल हमारे साथ मौजूद थे। अभी ज़रा एक और मौजू, आप ज़रा इस पर अपनी राय दीजिएगा। सोशल मीडिया के ज़रिए शादियों का रुझान लगता है अब ज़रा ज़ोर पकड़ रहा है, और दीर के नौजवान से भारतीय खातून ने शादी की। अब खबर आई है कि भाई ये बुनेर का एक तकरीबन उगा हुआ लड़का है 18 साल का, ठीक है, और इस नौजवान ने 49 साल की अमरीकी खातून से शादी कर ली है। तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? कुछ भी नहीं, मतलब वैसे ही अभी 18 का हुआ ही था, मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन बाद ही शादी। ना सिर्फ कि 18 का हुआ, अभी वो अपने मैट्रिक के इम्तिहान का रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। हाँ। और जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा ना तो वो भी अमेरिका चला जाएगा। अब वो चला जाएगा वापस, अब वापस क्या अमेरिका चला जाएगा, और खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने अपना नाम रखा है आयशा, और यस इनकी तस्वीर है और ये हंसी खुशी रह रहे हैं अभी तक।
एक सवाल मेरा ये भी है अपने आप से कि शुड वी इवन बी टॉकिंग अबाउट इट ऑन एयर? वैसे मेरा ख्याल है कि इधर यासिर शामी को भेजना चाहिए, हम क्यों मुस्कुराने बता रहे हो, हमारा दोस्त अच्छा काम करता है, पहुंच जाता है इन कपल्स के घर में। ओह वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय द वे, वो जो इंडिया वाला सीन था ना कि वो जो लड़की आई थी दीर के नौजवान से शादी करने, उसकी फैमिली ने उसे याद कर दी है सिंस शी लेफ्ट। तो उसके फादर का भी आ गया था एक अनाउंसमेंट कि अपने बच्चे छोड़ के चली गई है एंड ऑल दैट, सो दैट वो थोड़ा सा रंग में भंग बन गया। अच्छा जी, अभी हम पाक भारत मैच की बात करेंगे, जो पता नहीं बीच में आ रही थी कि भाई फेस्टिविटी की वजह से कुछ मुतासर हो सकता है, और ख़बर ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच और वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में आज मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में पाक भारत मैच रीस्केड्यूल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को कराने की तजवीज़ दी गई है। पहले 15 को हो रहा था। पाक भारत मैच नवरात्रि के त्यौहार की वजह से रीस्केड्यूल करने का कहा गया है, और ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है। सो एक दिन पहले अपेरेंटली, वैसे हमारा 12 को एक और मैच है, सो 14 को अब ये कहा जा रहा है कि ये मैच होगा। मुझे एक अजीब सी बात है कि इन्होंने ये पहले क्यों नहीं तैयारी की इस सारी चीज़ की? इनको तो पता था ना कि इनका एक फेस्टिवल होने वाला है। जैसे हम पूरा साल हमें पता होता है ना कि मोस्ट लाइकली मुहर्रम के अयाम इन दिनों में पड़ेंगे, ईद इस दिन हो सकती है। एग्जैक्टली। तो ये तुम लोग क्या बैठे हुए थे इंतजार में? पहले इस बात पे लड़ते रहे कि इधर हो सकता है मैचेस, पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा एंड ऑल दैट, फिर स्केड्यूल सारा जारी कर दिया। अब याद आ गया कि ओहो हमारा तो बीच में एक फेस्टिवल है। व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम इज माय क्वेश्चन। और इतने महंगे टिकट्स हैं, लोगों ने स्टे है, होटल है, सब कुछ है। वैसे तो अभी तो पाकिस्तानियों के लिए खोला ही कुछ नहीं है, लेकिन सर्टनली ये सब कुछ प्लान होना है पूरी दुनिया से। लोगों ने आना है। दिस इज द वेरी मैच जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। यू मेक द मोस्ट मनी ऑफ दिस मैच। तो उसी को अभी पता नहीं है कि कहाँ होना है नहीं होना। तो सबसे पहले इसकी तैयारी करो, बाकी सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द करें। तो ये बात ज़रा मेरी समझ से बाहर है कि वाई। वेल मिस्टर जय शाह, डू समथिंग अबाउट इट। ये प्लानिंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई। और भाई आपको पता ही है मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस और जुलूस वगैरह का सिलसिला जारी है। सो हमारी दुआ है सब खैर वाफियत से ठीक तरीके से अपने अंजाम तक पहुँचें, तमाम जुलूस जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँचें। सो एवरीबडी स्टे सेफ एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।